Hello everyone. Today we will discuss van der Waals equation for real gases. Friends, रियल गैसेस के लिए वैन डर वाल इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले हमें आइडियल गैस इक्वेशन का पता होना चाहिए और वो क्या होती है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पे पी क्या होता है प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट एंड टी होता है टेम्परेचर। फॉर 1 मोल यानी कि n इज इक्वल टू 1, हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन होगी वो क्या होगी, पी वी इज इक्वल टू आर टी। फ्रेंड्स, जो ये इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू आर टी, ये हमारी दो अजम्पशंस पे के बेस पे डिराइव की गई थी। फर्स्ट अजम्पशन क्या लेट की गई थी कि जो साइज होता है गैस मॉलिक्यूल्स का वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। साइज ऑफ गैस molecules as compared to volume। सेकेंड अजम्पशन क्या लेट की गई थी कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो नेग्लिजिबल होती है। यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होती। आइडियल गैस इक्वेशन की जो ये दो अजम्पशंस थी, ये हमारी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे करेक्ट थी। लेकिन एक्चुअल में जो रियल गैसेस होती हैं, जब भी उनको डिस्कस किया जाता है हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे, तो ये जो अजम्पशंस हैं ये फॉलो नहीं की जाती रियल गैस के द्वारा, तो ये अजम्पशंस वहाँ पे फेल हो गई। इसके लिए फिर इस आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई किया गया। इसको लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे तो ये जो अजम्पशंस थी बिल्कुल करेक्ट थी, लेकिन जब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे डिस्कस करते हैं हम गैसेस को, तो गैस का वॉल्यूम बहुत स्मॉल होता है। तो मतलब कि पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे। जैसे ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हाई टेम्परेचर पे होंगे तो बिल्कुल पास होंगे ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इससे यहाँ पे मॉलिक्यूलर फोर्स भी ऑपरेटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से जो साइज़ होगा मॉलिक्यूल का वो इससे आगे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए ये दो अजम्पशंस रियल गैस के लिए जस्टिफाई नहीं होती। तो इसके लिए फिर आइडियल गैस इक्वेशन को हमने मॉडिफाई किया गया था। इसमें कुछ करेक्शंस की गई थी। इसके लिए फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को रिवाइज किया, जो अजम्पशंस थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, जिसमें ये लेट किया गया था कि गैस का साइज़ है वो नेग्लिजिबल होता है, तो इनको रिवाइज किया गया था। और फिर फाइनाइट साइज़ को कंसिडर किया गया था, और इंटरेक्शन फोर्स होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको भी कंसिडर किया गया। सबसे पहले वैन डर वाल थे जिन्होंने नई इक्वेशन को एक्चुअल गैसेस के लिए आइडियल गैस को मॉडिफाई किया था दो करेक्शंस के बेस पे। फर्स्ट करेक्शन क्या थी, करेक्शन ड्यू टू फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, और सेकंड थी हमारी करेक्शन ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे करेक्शन ड्यू टू फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल। लेट अस डिस्कस करेक्शन ड्यू टू फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहले हमने रियल गैस को कंसीडर कर लिया कि एक गैस चैम्बर है, उसमें रियल गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये हमारा ए बी सी डी कोई भी कंटेनर है या वेसल है जिसमें गैस फिल की हुई है। इसकी लेंथ, कंटेनर की लेंथ है एल, और इसमें हमने लेट कर लिया कि मॉलिक्यूल्स हैं वो इस स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि जो इतनी लेंथ है एल, कोई भी मॉलिक्यूल है वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है, पूरे इसमें कंटेनर में मूव कर सकता है, होता है, ठीक है। लेकिन जब वो पॉइंट साइज माना गया था ये उसके लिए था, लेकिन जब फाइनाइट साइज को कंसिडर किया गया
तो मॉलिक्यूल्स के जब मॉलिक्यूल्स के फाइनाइट साइज़ को कंसिडर किया गया, यानी कि मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ फाइनाइट साइज़ होगा, तो वो लेंथ सबसे पहले तो वो पूरे एल लेंथ में मूव कर पा रहा था, लेकिन अब उसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। लेट कर लिया हमने इसका, ये ऐसे मॉलिक्यूल है कोई भी, इसका डायमीटर है डी, ठीक है। तो पहले तो ये एल इसकी लेंथ थी। जब ये पॉइंट साइज था मॉलिक्यूल का, जब साइज़ कंसिडर नहीं किया गया था, तो ये पूरी वेसल में कहीं भी मूव कर पा रहा था एल लेंथ के साथ। लेकिन जब इस साइज़ को कंसिडर किया गया, यानी कि इसके डायमीटर को कंसिडर किया गया, तो इसमें पूरे वेसल में कितने लेंथ में मूव करेगा, एल माइनस डी लेंथ में, यानी कि इसका डायमीटर होगा, उसके अलावा ही तो ये बाकी स्पेस में मूव कर पाएगा, ठीक है। तो अब ये एल माइनस डी साइज़ पे मूव करेगा। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे पहले वॉल्यूम वी कंसिडर कर रहे थे हम आइडियल गैस के केस में, ये आइडियल गैस के आइडियल गैस के केस में अगर हम वॉल्यूम वी कंसिडर कर रहे थे, तो यानी कि जब पॉइंट साइज था तो वो एल लेंथ में मूव कर रहा था और उसकी वॉल्यूम थी वी, लेकिन अब वो एल माइनस डी लेंथ में मूव कर रहा है, तो उसकी यानी कि उसकी वॉल्यूम में भी तो डिक्रीज़ हुआ होगा। तो जो इफेक्टिव जो डिक्रीज़ हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव वॉल्यूम। इफेक्टिव वॉल्यूम, जो इफेक्टिव वॉल्यूम होगी वो टोटल वॉल्यूम से कम होगी, यानी कि इस आइडियल वॉल्यूम से कम होगी। लेट कर लिया हमने, जो इफेक्टिव वॉल्यूम जो रिड्यूस हुई है वॉल्यूम, वो एक बी फैक्टर से रिड्यूस हुई है। बी फैक्टर को हम क्या नाम दे देंगे, को वॉल्यूम। बी फैक्टर से रिड्यूस हुई है, तो जो इफेक्टिव वॉल्यूम होगी अब वो क्या होगी, वी माइनस बी, यानी कि टोटल वॉल्यूम माइनस को वॉल्यूम। यानी कि सबसे पहले हमने पहले जो डिस्कस किया था आइडियल गैस को, पी वी इज इक्वल टू आर टी, यहाँ पे वॉल्यूम में तो रिडक्शन हो गया। तो अब प्रेशर है, प्रेशर के केस में देखेंगे क्या, जो प्रेशर है वो टर्म को हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेट करेंगे, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उससे रिलेट करेंगे प्रेशर टर्म को। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें कुछ एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे करेक्शन ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर कोई भी गैस चैम्बर है, ये इसमें बहुत सारी गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। जो मॉलिक्यूल ये है, जैसे लाइक हमने ए मॉलिक्यूल को कंसिडर कर लिया, जब ये इंटीरियर में होगा तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा, तो इसके यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इन मॉलिक्यूल्स के साथ होगी। तो यहाँ पे देखो कि ये वाला जो फैक्टर है फोर्स का कंपोनेंट का, ये इस फैक्टर से बैलेंस किया जा रहा है, ये फैक्टर है वो इस वाले फैक्टर से बैलेंस किया जा रहा है, ये वाला है वो इससे बैलेंस किया जा रहा है, यहाँ पे क्लियरली शो किया जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे सारे जो फोर्स के कंपोनेंट्स के फैक्टर्स हैं वो बैलेंस किए जा रहे हैं, तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो यहाँ पे जीरो होगी, यानी कि जब हमारा पार्टिकल इंटीरियर में होगा तो नेट फोर्स ज़ीरो होगी। when the is at interior of net force will be zero। लेकिन जब वो पार्टिकल यहाँ पे वॉल के गैस चैम्बर की जो वॉल है इसके पास होगा, वो यहाँ पे देखिए कैसे बैलेंस होगा, ये कोई पार्टिकल है, ये इधर फोर्स लगेगी, इधर लगेगी, यहाँ पे आगे तो कोई पार्टिकल नहीं है ना जो इसको बैलेंस कर सके जिसकी फोर्स, तो यहाँ पे कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स होगी यहाँ पे तो गैस मॉलिक्यूल्स के पास में, ठीक है। इस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से जो वेलोसिटी और मोमेंटम होगा मॉलिक्यूल्स का वो डिक्रीज़ होगा, यानी कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स होंगे ये तो इसके इनवर्ड पुल करेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे, लेकिन ये इसकी जिसकी वजह से ये पार्टिकल होगा वो उसकी वेलोसिटी और मोमेंटम कम हो जाएगी जब वो वॉल पे स्ट्राइक करेगा। एंड ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी
एंड मोमेंटम, देयर विल बी रिडक्शन इन प्रेशर, यानी कि प्रेशर में भी वहाँ पे कुछ ना कुछ रिडक्शन होगा। अब जो ये रिडक्शन हुआ है प्रेशर में, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट कि भाई कितने मॉलिक्यूल्स कितने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक कर रहे हैं वॉल पे पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड में। एक सेकंड में एक यूनिट एरिया में कितने मॉलिक्यूल्स गैस चैम्बर की वॉल पे स्ट्राइक कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ वॉल। एंड सेकेंड किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, जो इनवर्ड पुल लग रहा है, यानी कि पीछे की तरफ जो फोर्सेस मॉलिक्यूल्स इसको खींच रहे हैं, उसकी वजह से भी प्रेशर का रिडक्शन होगा। इनवर्ड फोर्स लग रही है जो इन डायरेक्शन away from the wall। अब ये दोनों ही फैक्टर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली ये डेंसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे मैथमेटिकली कि जो डिक्रीज इन प्रेशर होगा विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी कि रो स्क्वायर। अगर हम कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास m स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है हमारी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अभी p है हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया मास पर यूनिट वॉल्यूम का स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो हमें कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, लाइक हमने के कोई कांस्टेंट लगा लेते हैं k, तो ये आ गया k m स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, वेयर k इज़ कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। अब जो मास है गैस मॉलिक्यूल्स का वो भी कांस्टेंट होता है, और के हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ही कोई, तो यानी कि ये ऊपर वाली टर्म कांस्टेंट है पूरी की पूरी। तो इसको हम एक नया नाम दे देंगे, समथिंग कुछ भी कांस्टेंट दे दें, ए या बी कुछ भी, ठीक है। तो मैंने ए नेम दे दिया इस कांस्टेंट को। तो हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या आया, ए बाई वी स्क्वेयर। हमारे पास प्रेशर आ गया था ए बाई वी स्क्वेयर। यहाँ पे ए क्या था, कोई भी अनदर कांस्टेंट। ए की वैल्यू डिपेंड करेगी, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, मास एंड नेचर ऑफ गैस। अब जो रियल प्रेशर होगा हमारे गैस का, जो रियल प्रेशर होगा, रियल प्रेशर इसको मैं डिनोट कर रही हूँ पी आर से। ये किसके इक्वल होगा, आइडियल प्रेशर पी आई माइनस जो नॉर्मल प्रेशर, जो रिडक्शन हुआ है प्रेशर में, वो वाला प्रेशर, ठीक है। तो यानी कि पी आर विल इक्वल टू पी आई माइनस पी। अब पी की वैल्यू हमने क्या निकाली, ए बाई वी स्क्वेयर, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पी आर विल इक्वल टू पी आई माइनस ए बाई वी स्क्वेयर। यहाँ से अगर हम आइडियल प्रेशर को निकाल लेंगे तो पी आई आइडियल प्रेशर क्या आएगा हमारे पास, पी आर प्लस ए बाई वी स्क्वेयर। जो आइडियल प्रेशर आइडियल गैस इक्वेशन थी पी वी इज इक्वल टू आर टी, उसमें ये करेक्शन आई है, यानी कि कुछ टर्म कुछ फैक्टर ऐड हुआ है, मतलब कि जो प्रेशर रिड्यूस हुआ है आइडियल गैस में वो इस टर्म से रिड्यूस हुआ है, पी आर बाई ए बाई वी स्क्वेयर से। हमने देख लिया कि प्रेशर तो इस टर्म से रिड्यूस हुआ है और वॉल्यूम किससे हुआ है, वी माइनस बी से। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को, जो आइडियल गैस इक्वेशन थी ये पी वी इज इक्वल टू आर टी, इसमें पुट कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, पी आर को अगर मैं कैपिटल पी से डिनोट कर रही हूँ तो क्या आएगा, पी बाई ए बाई वी स्क्वेयर वी माइनस बी विल इक्वल टू आर टी। ये हमारी आ गई मॉडिफाइड आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस भी बोलते हैं। यहाँ पे जो P होगा ये ऑब्जर्व टर्म होगी, यानी कि एक्सपेरिमेंटली जो भी हम ऑब्जर्व करेंगे ये वॉल्यूम होगी वो ऑब्जर्व्ड होगी, और ये डिक्रीज टर्म होगी, यानी कि डिक्रीज्ड फैक्टर होगा।
इस फैक्टर से a/v² से रिडक्शन हुआ है उसमें, यहाँ पे b फैक्टर से रिडक्शन हुआ है। अब ये a और b हैं, इन दो कांस्टेंट्स आ गए हमारे पास, जिन्हें क्या बोलेंगे, वैन डर वाल कांस्टेंट। अब हम फाइंड करेंगे किसी भी गैस के लिए जो 3 क्रिटिकल कांस्टेंट्स होते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम, उनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे A और B की टर्म्स में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर, ये क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट है, PC क्रिटिकल प्रेशर एंड VC क्रिटिकल वॉल्यूम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है गैस का जिस पे सिर्फ प्रेशर का यूज़ करके गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। अबव दिस टेम्परेचर गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय यूजिंग प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। और क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो गैस पे अप्लाई गैस एक्सर्ट करती है जब क्रिटिकल टेम्परेचर पे होती है, यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास ऑफ द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। सबसे पहले हमारे पास वैन डर वाल गैस इक्वेशन क्या थी, P + a/v² इंटू v - b विल इक्वल टू RT। अब हम इस इक्वेशन को ओपन कर लेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन, तो PV - BP प्लस AV/v² एंड माइनस AB/v, ठीक है, विल इक्वल टू RT। यहाँ पे v से एक v कैंसिल, तो यहाँ बचेगी टर्म a/v और ये सारी टर्म एज इट इज़। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, PV - BP प्लस a/v माइनस AB/v² विल इक्वल टू RT। अब मल्टीप्लाई कर देंगे बाय v² से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय v², वी गेट व्हाट वी गेट, PV³ हो जाएगा, यहाँ माइनस BPV² प्लस यहाँ पे a/v² है, v है और v² से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ बचेगा AV टर्म बचेगी सिर्फ, माइनस यहाँ AB/v² है और v² से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये टर्म कैंसिल, सिर्फ AB टर्म बचेगी, विल इक्वल टू RT/v²। अब हम इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, PV³ माइनस BPV² प्लस AV माइनस AB माइनस RT/v² इक्वल टू 0। अब हम v² वाली टर्म्स को एक साथ, मतलब v² को सेपरेट आउट कर लेंगे, तो ये बचेगी PV³ माइनस v², यहाँ से कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म से, तो अंदर क्या बचे, BP प्लस RT प्लस AV माइनस AB विल इक्वल टू 0। अब हम प्रेशर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय P, तो हमें क्या मिलेगा, एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, v³ माइनस v² इंटू B प्लस RT/P प्लस AV/P माइनस AB/P विल इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आ गई वॉल्यूम के टर्म्स में, क्यूबिक इक्वेशन इन वॉल्यूम V। इसके 3 रूट्स होंगे फिर क्यूबिक इक्वेशन है तो, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। लेकिन हमें पता है कि जो क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उनकी सिर्फ सिंगल वैल्यू होती है, ओनली वन वैल्यू होती है। तो क्रिटिकल पॉइंट पे ये तीनों रूट्स हमारे इक्वल होंगे। अब हम लेट कर लेते हैं कि x हमारे पास क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम, x हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम है, ठीक है। तो यानी कि v इज इक्वल टू एक्स, इधर से x को इस साइड लेंगे तो v माइनस एक्स विल इक्वल टू 0। अगर हम इसका क्यूब भी कर देंगे तो वो भी 0 ही आएगा, v माइनस एक्स क्यूब विल इक्वल टू 0। अब क्यूब को हम ओपन कर देंगे तो क्या आएगा, v³
माइनस वी क्यूब 3x प्लस वी 3x स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब विल इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास एक अनदर क्यूबिक इक्वेशन आ गई। हमारी जो ये इक्वेशन थी इसको मैं नाम दे देती हूँ फर्स्ट एंड इसको नेम देती हूँ सेकंड। अब हम इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो हमें कुछ टर्म्स मिलेंगे कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो हमें क्या मिलेगा इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन से। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3x विल इक्वल टू b प्लस आर टी बाई पी। और नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 3x स्क्वेयर विल इक्वल टू a बाई पी। और नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास x क्यूब विल इक्वल टू ए बी बाई पी। इसको नेम दे देती हूँ फर्स्ट सेकंड। थर्ड इक्वेशन ये फोर्थ ये फिफ्थ। नाउ अगर हम 5 इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। यानी कि हम 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास एक्स क्यूब बाई 3x स्क्वेयर विल इक्वल टू ए बी बाई पी डिवाइड बाई ए बाई पी। यहाँ से ए बाई पी से ए बाई पी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ बी टर्म बचेगी, सिंगल बी टर्म। तो हमारे पास क्या टर्म बची थी एक्स क्यूब बाई 3x स्क्वेयर विल इक्वल टू बी। इधर से हम इसको सिंप्लीफाई एक्स स्क्वेयर से यहाँ सिर्फ x बचेगा तो x बाई 3 विल इक्वल टू बी एंड x विल इक्वल टू 3b। हमने x को क्या लेट किया था क्रिटिकल वॉल्यूम लेट किया था तो हमारे पास ये 3b है वो क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो क्रिटिकल वॉल्यूम VC विल इक्वल टू 3b। अब हम इस इक्वेशन को हमारी जो फोर्थ इक्वेशन आई थी यानी कि 3x स्क्वेयर इक्वल टू a बाई पी इस टर्म में यूज़ करेंगे या इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे तो हम क्या मिलेगा 3 इंटू यहाँ पे x स्क्वेयर है तो यानी कि इसका स्क्वेयर हो जाएगा 3b इसका स्क्वेयर विल इक्वल टू a बाई पी। यानी कि 3 इंटू 9b स्क्वेयर विल इक्वल टू a बाई पी। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 27 आ गया तो 27b स्क्वेयर इक्वल टू 1 बाई पी। इधर से प्रेशर p की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास a बाई 27b स्क्वेयर। ये आ गई हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू PC। क्रिटिकल प्रेशर विल इक्वल टू a बाई 27। अब हम क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि TC की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब तक हमने जो क्रिटिकल वॉल्यूम VC और क्रिटिकल प्रेशर PC उनकी वैल्यू फाइंड की थी उसको हम थर्ड इक्वेशन यानी कि जो थर्ड इक्वेशन थी वो हमारी क्या थी 3x इज इक्वल टू बी प्लस आर टी बाई पी। और हमारी VC क्या आई थी 3b और PC क्या आया थी हमारे पास वैल्यू a बाई 27b स्क्वेयर। तो इन दोनों टर्म्स को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर यानी TC की वैल्यू निकल आएगी। तो 3 इंटू 3b विल इक्वल टू b प्लस आर टी बाई पी दिस विल इक्वल टू 9b माइनस b। इस b को मैं इस साइड ले आई लेफ्ट हैंड साइड तो ये आएगा आर टी बाई यहाँ p की वैल्यू पुट कर दी मैंने a बाई 27b स्क्वेयर। तो इधर बचेगा 8b विल इक्वल टू आर टी बाई a 27b स्क्वेयर। यहाँ से हम t टेम्परेचर की वैल्यू निकालेंगे वो आएगी 8b मल्टीप्लाई इधर जाके a बाई 27b स्क्वेयर। इधर एक b से एक b कैंसिल तो है हमारे पास 8a बाई 27b r। तो क्रिटिकल टेम्परेचर TC की वैल्यू आ गई हमारे पास 8a बाई 27b r। अब अगर हम जो हमारे पास क्रिटिकल कोफिशिएंट्स आए हैं TC, PC एंड VC
इन सब की वैल्यू अगर एक ही रिलेशन में रख के हम फाइंड करें तो वो क्या आएगी हमारे पास, कैसे फाइंड करेंगे हम। जो हमारे पास अब तक इक्वेशन आई थी ये TC वाली, और VC आया था हमारे पास 3B, और PC की वैल्यू आई थी A/27 B²। इन सब की वैल्यूज़ से हम एक रिलेशन निकालेंगे। इन सब की इक्वेशंस का यूज़ करके हम निकालेंगे RTC/PC/VC। इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 8/3, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2.67। तो ये होगा हमारे पास क्रिटिकल कोफिशिएंट RTC/PC/VC विल इक्वल टू 8/3। तो ये होगा हमारे पास क्रिटिकल कोफिशिएंट। अब तक हमने क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब जो हम बार बार ये वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स A एंड B यूज़ कर रहे हैं, इनकी वैल्यू भी तो निकालनी चाहिए हमें, तो अब हम ये निकाल लेंगे। तो लेट अस डिटरमाइन वैल्यू ऑफ A एंड B। हमने जो क्रिटिकल टेम्परेचर TC की वैल्यू निकाली थी इक्वेशन नंबर 8, और ये VC की वैल्यू ये इक्वेशन 6 नेम दिया था और इसको 7। हम TC इस इक्वेशन का तो स्क्वायर कर दें, यानी TC का स्क्वायर करेंगे और PC से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं अब हम TC का स्क्वायर बाय PC, इट विल इक्वल टू 8A/27B और इसका होल स्क्वायर बाय A/27B²। अभी A/27B² ये टर्म तो यहाँ से कैंसिल हो रही है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 864 A/27 और ये टर्म बचेगी। तो यानी कि TC का स्क्वायर बाय PC आ गया हमारे पास 64 A/27 और इधर से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आएगी 27R² बाय 64 TC² बाय PC। तो ये आ गया हमारे पास वैन डर वाल कांस्टेंट A की वैल्यू। A को हमने डिटरमाइन कर लिया, अब हम B को डिटरमाइन करेंगे। अगर हम सिंपली TC को PC से डिवाइड करेंगे, यानी कि डिवाइड इक्वेशन 8/7, तो क्या आएगा TC/PC इट विल इक्वल टू 8A/27BR। और PC की वैल्यू क्या थी हमारे पास A/27B²। इसको मैं इधर डिवाइड में है तो उल्टा करके लिखूँगी, तो 27B² बाय A ये टर्म आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 27 से 27 कैंसिल, एक B से एक B कैंसिल, A से A कैंसिल, तो क्या वैल्यू आई 8B, यहाँ पे एक B बचेगा ये वाला, बाय R। तो TC/PC विल इक्वल टू 8B/R। इधर से B की वैल्यू क्या आएगी RTC/8PC। ये आ गई हमारे पास वैन डर वाल कांस्टेंट B की वैल्यू। A आया था हमारे पास प्रेशर की वजह से और B आया था वॉल्यूम की वजह से। प्रेशर यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से, और B आया था रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम की वजह से। अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल प्रेशर इनकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर लेते हैं तो हम A और B यानी कि वैन डर वाल कांस्टेंट्स A और B इनकी वैल्यू भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास, आज हमने डिस्कस कर लिया वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस को। अब इस इक्वेशन के कुछ डिफेक्ट्स भी थे, यानी इसमें कुछ कमियां भी थी। वो क्या थी, लेट अस डिस्कस दैट। डिफेक्ट्स ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। फर्स्ट डिफेक्ट क्या था कि जो वैन डर वाल इक्वेशन से हमने जो क्रिटिकल वॉल्यूम फाइंड की थी VC, वो हमने 3B फाइंड की थी। तो वैन डर वाल इक्वेशन से तो हमारे पास ये वैल्यू है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू 2B के अप्रोक्स आती है। तो ये इसका सबसे बड़ा मेन डिफेक्ट था।
अगर ये इक्वेशन करेक्ट होती तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ऑब्जर्व जो इक्वेशन से वैल्यू निकाली है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंस आ रहा है, तो ये उसका मेन डिफेक्ट था। एक हमने जो क्रिटिकल कांस्टेंट यानी क्रिटिकल कोफिशिएंट की वैल्यू निकाली थी RTC/PCVC इक्वल टू 8/3 यानी कि 2.67 के नियर अराउंड। एक इसकी वैल्यू है निकाली जो हमने, ये एक्चुअल में ये गैस टू गैस वेरी करती है, ये क्रिटिकल कोफिशिएंट की वैल्यू गैस टू गैस वेरी करती है, और इसकी रेंज होती है वो कितनी होती है 3.25 टू 4.99। एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया है, लेकिन ये तो इससे भी कम है, तो ये एक और मेन डिफेक्ट था इसका। थर्ड क्या था कि जो ए और बी की वैल्यूज़ हैं वो कांस्टेंट नहीं रहती हर टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर टू टेम्परेचर वेरी करती हैं। एक टेम्परेचर पे कुछ और है तो दूसरे टेम्परेचर पे कुछ और मिलेगी ए और बी की वैल्यू। और एक मेन डिफेक्ट ये था वैन डर वाल इक्वेशन का कि इसने ये नहीं बताया कि कंडेंसेशन कब होगा, यानी कि गैस की जो लिक्विफिकेशन की प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगी कब स्टॉप होगी, उसने ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था। तो दैट्स ऑल, ये हमने डिस्कस कर लिया वैन डर वाल इक्वेशन को फॉर रियल गैसेस, एंड उसके कुछ डिफेक्ट्स थे उनको भी डिस्कस कर लिया।